आज का हमारा टॉपिक है अ स्लिप इन द वैली पोएम, जो क्लास 12 वेस्ट बंगाल के बोर्ड में आते हैं। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू, एसएक्यू एंड एलएक्यू से रिलेट करता हुआ ये हमारा पोएम है। इस पोएम को हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे और इस लाइन में और क्या रेफरिंग में सिंबॉलिकल मीनिंग है, रेफरल मीनिंग है, उस रेफरल मीनिंग एंड सिंबॉलिकल मीनिंग को भी समझेंगे, सो दैट इट विल बी इजी टू राइट एंड comprehend all in from all the circumstances। चारों तरफ से आपको समझ में आना चाहिए, हर एक कोना से समझ में आना चाहिए कि इसका और एक क्या रेफर हो सकता है, और एक क्या रेफर हो सकता है, तब जाकर आपको पोएम इजी पड़ेगा। पोएम को जब कभी भी कोई भी पोएट लिखता है तो दो वे में लिखता है, एक लिटरल जो लिखा हुआ है उसका मतलब, ठीक है, और एक सिंबॉलिकल मतलब रेफरल मीनिंग होता है। तो सिंबॉलिकल मीनिंग भी हमें समझना होता है, तब जाकर आप पोएम को अच्छी तरह से समझ पाओगे, डीप मीनिंग समझ पाओगे। और मेन पोएम को जो लिखा जाता है एक थीम को सोचकर लिखा जाता है कि मैं इसलिए लिख रहा हूं, और वो जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो बहुत इजी वर्ड्स होते हैं, लेकिन वो स्ट्राइक करेंगे वहीं पर जहां वो करना चाहते हैं। तो इस पोएम में जो है पोएट स्ट्राइक करना चाहता है फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर के ऊपर, लेकिन ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं जो सिंबॉलिकली वहीं पर हिट कर रहा है। जो वॉर है हमारा पूरी तरह से फ्यूटाइल है। डायरेक्ट वे में नहीं कह रहे हैं कि दैट द वॉर इज वेरी वेरी डेंजरस एंड जो लीडर्स है वो लोग बहुत खतरनाक है, लेकिन कहीं ना कहीं वॉर मॉन्गर्स जो लोग युद्ध को लाते हैं उसके लिए ये स्ट्राइक कर रहे हैं। तो यही है पोएट का मकसद। हर पोएट का एक ही मकसद होता है कि वो कहीं ना कहीं अपना एक मैसेज छोड़े पोएम के थ्रू से। तो यहाँ भी वही किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पोएम का जो इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम लोग टाइटल समझते हैं, इंट्रोडक्शन बाद में आते हैं। टाइटल क्या है? अस्लीप इन द वैली। द टाइटल वी हैव इज अस्लीप इन द वैली। यही हमारा टाइटल है, अस्लीप इन द वैली। ओके, ये हमारा टाइटल है अस्लीप इन द वैली। अस्लीप जो वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग होता है सोना, ठीक है, लेकिन सिंबॉलिकल मतलब क्या होता है? डेथ। तो ऐसे देखा जाए तो क्या कह रहा है कि सो कहां रहा है? कोई वैली में सो रहा है। सिंबॉलिकली क्या मतलब निकलता है कि कोई मरा हुआ है कहां पर? वैली में। वैली क्या कहते हैं? घाटी को कहते हैं हम लोग वैली। तो वहीं पर सोल्जर इज फाउंड डेड देयर थ्रू बाय द पोएट, एंड दैट्स व्हाई द टाइटल वी हैव इज अस्लीप इन द वैली। ओके, सो यहां कहा गया है कि दिस पोएम इज अ सोनेट एंड इट इज एन इटालियन सोनेट। ये क्या है? एक इटालियन सोनेट है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो पेट्रार्च बोलकर जो हमारा एक पोएट थे उनके एवज में इसको लिखा गया है, उसके राइम स्कीम को फॉलो किया गया है, एंड दैट्स व्हाई दिस पोएट्री इज कॉल्ड व्हाट? इटालियन सोनेट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पेट्रार्चन सोनेट। जब कभी भी पूछा जाएगा व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस पोएम इज, so it is a sonnet, and what type of sonnet? Italian sonnet or Petrarchal sonnet, क्योंकि और भी एक टाइप होता है that is Shakespearean sonnet. So this is not a type of Shakespearean sonnet, and that's why we will write that it is Italian sonnet or Petrarchan sonnet. So Italian sonnet और हर sonnet में क्या होता है? 14 lines होता है। इस sonnet में 40 lines है। The first 8 lines we have is ऑक्टेव एंड ऑक्टेट। तो पहला 8 लाइंस होगा उसको हम लोग ऑक्टेव कहेंगे, नहीं तो ऑक्टेट कहेंगे, एंड द लास्ट 6 लाइन जो होगा उसको हम लोग सेस्टेट कहेंगे। ऑक्टेव एंड ऑक्टेट से याद रखना है कि 8 लाइंस का होता है, क्योंकि ऑक्ट मतलब ये होता है 8 और सेस मतलब होता है 6। ओके, ऑक्टेव इज डिवाइडेड इनटू 2 क्वाड्रेंट्स। ऑक्टेव जो होता है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे पोएट लोग करते हैं, और इस पोएम में भी अस्लीप इन द वैली में भी 2 स्टांजा में है। तो पहले वाले स्टांजा को क्या हम लोग कह सकते हैं? सेस्टेट को जो है क्वाड्रेंस कह सकते हैं। नहीं, ये जो पहला स्टांजा है उसको क्वाड्रेंट कहेंगे, फिर जो दूसरा स्टांजा है उसको भी क्वाड्रेंस कहेंगे। तो 8 लाइंस में 8 लाइंस को तो हम लोग ऑक्टेव कहेंगे, लेकिन 4 लाइंस को क्वाड्रेंस कह सकते हैं जब वो डिवाइडेड है, और इस पोएम में डिवाइडेड है। लास्ट 6 लाइन जो होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो टर्सेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने इसके इंट्रोडक्शन को इतने बड़े पार्ट्स में देखे। राइम स्कीम पोएम का क्या है? ABCD और यहाँ है DEFE और AAB, ठीक है। तो इसका ये राइम स्कीम है, ये गलत लिखा हुआ है ABCB
DEFE, AAB, AAB, मतलब A B C B में B और B का साउंड मैच करेगा, DEFE में E और E का साउंड मैच करेगा, AAB और AAB में इसका साउंड मैच करेगा, A से A मैच करेगा, A से मैच करेगा। अगर ये राइम स्कीम आप नहीं समझते हो तो सबसे पहले सोनेट क्या होता है उसके लिए वीडियो बना रखा हूँ, उस जगह पर आप जाकर उस वीडियो को देखो कि ये सोनेट क्या होता है, उसको विस्तार से समझाया गया है। अब आगे चलते हैं इस पोएम में और आगे क्या इंट्रोडक्शन है। कह रहा है कि द पोएम इज रिटन इन 1877। पोएम को कब लिखा गया था? 1877 में लिखा गया था। ओके, सो व्हाट इज द next part we have is the source of the poem is collection of the poetry called poesis। तो ये इसका सोर्स पूछेगा तो सोर्स क्या है? पोएसिस है। आपका ऊपर वाला पैराग्राफ जो है उसमें ये सारा इंफॉर्मेशन है। एंड द पोएम इज एंटी वॉर पोएम। ये जो हमारा पोएम है ये किस तरह का पोएम है, किस टाइप का पोएम है? एंटी वॉर पोएम है। मैसेज क्या लेकर चल रहा है? फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर को लेकर चल रहा है। ओके, द पोएम इज अ फर्स्ट रिटन इन फ्रेंच। तो इस पोएम को पहले फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था अंडर टाइटल, ये टाइटल ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ले जामर ले वेल। तो ये फ्रेंच में पहला टाइटल था। तो कभी भी आपसे पूछे एमसीक्यू एसएक्यू और कहीं पर भी, सो व्हाट इज द फर्स्ट टाइटल वी हैव इन द स्लीप इन द वैली, देन दिस इज द टाइटल ले जामर ले वेल। सो दिस इज द टाइटल वी हैव इनिशियली गिवन। पोएट ने जो हमारा पोएम लिखा था वो फ्रेंच में लिखा था, बट इट हैज बीन इन इंग्लिश एंड द इंग्लिश टाइटल इज अस्लीप इन द वैली, बट द ओरिजिनल टाइटल वी हैव इज ले जामर ले वेल। ओके, and it's translated into English by Paul Sachmet। तो पॉल सैचमेट ने इसको क्या किया था? ट्रांसलेट किया था। ओके, तो इंट्रोडक्शन में और क्या है? द पोएट ऑर्थर इम्बर्ड इज कॉल्ड अ बॉय पोएट। इसको बॉय पोएट क्यों कहा जाता है? बिकॉज एट द एज ऑफ 19 और 20 ही 100% stopped writing, and after that he had never written any poem or anything, and that's why he is called a boy poet, because he stopped writing poetry at the age of 19 की उम्र में उन्होंने लिखना छोड़ दिया। The poet was a soldier in Dutch colonial army of France in 1976। तो पूछेगा कि पोएट जो है हमारा सोल्जर है, तो रियल ही was a soldier in a Dutch colonial army। डच कॉलोनियल आर्मी में वो क्या है? एक सोल्जर है, और वो सोल्जर है तब वहीं पर घूमते घूमते ये सारा नजारा देखा है। देन ही राइट दिस पोइट्री। द फ्रांस एंड रशिया वाज एट वॉर इन 1877। तो फ्रांस और रशिया हमारा क्या है? उस समय वॉर में है, और जिसकी वजह से ये घटना हुआ है और एक सोल्जर मारा गया है। एंड व्हेन ही सीज दिस देन ही राइट्स द पोएम, दिस पोएम। ओके, सो नेक्स्ट इज दैट, अब हमारा पहला लाइन है अ स्मॉल ग्रीन वैली वेयर अ स्लो स्ट्रीम फ्लोस। दिस फर्स्ट लाइन शोज दैट। तो पहला लाइन में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बात बोला है। पहले कह रहा है स्मॉल ग्रीन वैली। तो पोएट क्या कर रहा है? वहां पर रोम कर रहा है, घूम रहा है, भटक रहा है, और घूमते घूमते अभी वो युद्ध में नहीं है, वो अभी उसी तरह से भटक रहा है। एंड देयर वाज अ सोल्जर फाउंड डेड बट एट नॉट, शुरू में नहीं, एकदम फाइनल स्टेज में पाया गया। तो पोएट ऐसे घूमते घूमते क्या क्या देखा है उन सारे चीज को हमें बता रहा है। तो क्या उसने देखा है? ए स्मॉल ग्रीन वैली। तो वहां पर क्या है? एक वैली है जो कि स्मॉल है। इवन बीइंग स्मॉल इट इज फुल ऑफ वाइब्रेंसी, इट इज फुल ऑफ ग्रीनरी। ये पूरी तरह से किससे भरा पड़ा है? ग्रीनरी से भरा पड़ा है, हरा भरा है, स्मॉल होने के बावजूद भी। तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट वे में यूज किया गया है कि यहाँ पर लाइफ का वाइब्रेंसी है, यहाँ पर लाइफ का हर कुछ है। इमेज बहुत अच्छा क्रिएट किया गया है। स्मॉल ग्रीन वैली वेयर अ स्लो स्ट्रीम फ्लोज। तो एक स्ट्रीम है, एक रिवर है छोटी सी, वो क्या कर रही है? भले ही स्लो है बट फ्लो में है, भले ही धीरे धीरे है बट इन द लाइफ इट इज फ्लोइंग। वो फ्लो करते बढ़ते आगे चला जा रहा है। सो अभी पहले लाइन में पोएट ने एक इमेज क्रिएट किया कि ही इज near about the valley, and from there is a river that is passing through, and the river is very slow but in a flow motion। वो slow and flow motion में वो बहते जा रही है। ओके, ये हम लोग ने इस पोएम में पढ़ा है। तो अब देखो क्या कह रहा है। The poem begins with description of valley। जो एक लाइन है उस लाइन को भी आप समझ लो ताकि आपको
इस लाइन में और क्या क्या डिटेल्स है वो सब भी आपको समझ में आ जाए। सो द पोएम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ वैली, वैली को डिस्क्राइब करता है, विच इज स्पार्कलिंग विद ब्राइट। तो सूरज की रोशनी में क्या कर रहा है, पूरी तरह से चमक रहा है, ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि स्मॉल ग्रीन वैली वेयर स्लो स्ट्रीम फ्लोज, स्ट्रीम फ्लो कर रहा है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्मॉल, स्मॉल होने के बावजूद भी जो है द वैली इज ग्रीन विद फ्रेश ग्रास which shows the dynamic part of nature। जो डायनेमिक पार्ट है, जहाँ जीवंत है, जहाँ पर सजीवता है, जहाँ पर निर्जीव का कोई कहानी नहीं है। Where everything is fit and fine, जहाँ पर हर कुछ fit and fine है। There is nothing that says and hints him that something bad is there, कि कुछ बैड वहां पर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पोएट को दिख रहा है। At the same time there is a stream which flows slowly but in a steady way। which flows होगा यहाँ पर, ये होगा flows, FLOWS, which flows slowly but in a steady way। भले ही धीरे धीरे बह रही है लेकिन लगातार वो बहे जा रही है। The stream symbolizes the slow but steady flow of life। तो ये steady flow of life को बता रहा है कि भले ही धीरे लेकिन लाइफ चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। जब तक ये जीवन चल रहा है तब तक चल रहा है, जब तक गाड़ी है, अदरवाइज वो फिर बेकार है, खटारा है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि वो भले ही स्लो है लेकिन वो चल रहा है। द सिनेरियो ऑफ द पोएम ऑफ अ स्मॉल ग्रीन वैली इज फुल ऑफ सेरेनिटी, विविड, ट्रांसपेरेंट एंड ब्यूटीफुल। एकदम पूरा शांत है, एकदम पूरा ब्यूटीफुल है और ट्रांसपेरेंट है, पूरी तरह से दिख रहा है। देयर इज नथिंग दैट एनीथिंग इज डार्क, कुछ भी ऐसा नहीं कि डार्क है। किसके वजह से ऐसा है, सूरज की वजह से ऐसा है। ओके, नेक्स्ट लाइन में आते हैं। एंड लीव लॉन्ग स्ट्रैंड्स, ये लाइन आ गया, यही लाइन है ना, हाँ सही है। एंड लीव इज लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर ऑन द ब्राइट ग्रास। तो ये जो लीव है, ये लीव पत्ता का मतलब नहीं कह रहा है, ये लीव कहने का मतलब छोड़ रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, सूरज की रोशनी इधर से आ रही है, ये हमारा वाटर है। तो इस वाटर के जब ये सूरज की सन का रोशनी जब इधर आ रहा है तो ये यहाँ पर पड़ रहा है और इसके बाद आगे की तरफ बढ़ जा रहा है, रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। तो यही कह रहा है लीव्स, ये लीव कर रहा है, छोड़ रहा है। लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर, ये जो लंबी लंबी धारियां जा रही है सूरज की किरणें, उसी को स्ट्रैंड कहा गया, स्ट्रैंड्स कहा गया ऑफ सिल्वर, और ये सिल्वरी कलर का है। ऑन द ब्राइट ग्रास, और यहीं पर क्या है, वो ब्राइट ग्रास है, उसके ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ पर पोएट ये कहना चाहता है कि द सनरेज आर कमिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन एंड दे आर कमिंग ऑन द water surface and from there it reflects through the grass। वो कहाँ चला जा रहा है, ग्रास के ऊपर चला जा रहा है। and the bright grass becomes silvery, और जो ब्राइट ग्रास है वो सिल्वरी हो जा रहा है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या बताया गया है इस लाइन में। by the bank of the stream there is grass, जहां पर रिवर है, जहां पर स्ट्रीम है, वहीं पर बैंक है, किनारा है, और वहीं पर क्या है, ग्रास है। The stream is able to reflect leaves the long strands on the bright grass। जो स्ट्रीम है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब छोड़ रहा है लॉन्ग स्ट्रैंड्स को, कहां पर, ऑन द ब्राइट ग्रास को, एंड मेक्स द ग्रास सिल्वरी, और इस तरह से वहां का जो ग्रास है वो क्या हो जा रहा है, सिल्वरी हो जा रहा है। ओके, द सन रेज फॉलिंग ऑन द स्ट्रीम, जो सूरज की रोशनी है, सूरज की किरणें हैं, ऊपर से आ रहा है और कहां तक आ रहा है, स्ट्रीम के ऊपर आ रहा है, causes it to leave its silver reflection, और जिसकी वजह से सिल्वर रिफ्लेक्शन आगे की तरफ चला जा रहा है ऑन द ब्राइट ग्रीन ग्रास, ब्राइट ग्रीन ग्रास के ऊपर। The whole place due to sun rays and stream is blazing with life and laughter। ये सिर्फ किसकी वजह से, सनरेज की वजह से और स्ट्रीम की वजह से ये पूरा वहां जो है जीवन जो है लाइफ एंड लाफ्टर से ब्लेज कर रहा है, चमक रहा है। तो इसमें भी वाइब्रेंसी, लाइफ के वाइब्रेंसी को दिखाया है। चलो नेक्स्ट में कह रहा है फ्रॉम द माउंटेन टॉप द स्ट्रीम सनरेज। तो ऊपर से जो है, जो हमारा माउंटेन का टॉप है, उस माउंटेन के टॉप से जो है द सनरेज आर कमिंग। ये माउंटेन है और इस माउंटेन के टॉप में क्या है, सूरज है, और सूरज की रोशनी जो है उस चारों तरफ आ रहे हैं। तो वही कह रहा है कि फ्रॉम द माउंटेन टॉप स्ट्रीम द सन रेज, तो सूरज की रोशनी जो है दे आर कमिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन, एंड व्हेन दे कम ऑन द सरफेस
दे रिफ्लेक्ट्स, दे लीव्स देयर रिफ्लेक्शन। ओके, तो इसमें देखो क्या क्या बात है। द स्ट्रीम फ्लोज थ्रू द वैली, स्ट्रीम कहाँ से बह रही है? वैली से बह रही है। जो नदी है कहाँ से बह रही है? वैली से। द सन विद द सनराइज अपीयर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन, सूरज उगता है ऐसे ऐसे क्या है हमारा ये, अगर मान लो आपका हिल है तो इस माउंटेन के ऊपर से अपीयर करता है और तब जाकर अपने लाइट को बिखेरता है। तो सन विद द सनराइज अपीयर्स फ्रॉम द टॉप माउंटेन टॉप, दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द सनराइज स्टूप्स डाउन, और यहीं से स्टूप्स डाउन हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। टू द स्ट्रीम, स्ट्रीम के ऊपर आ रहा है, which reflects its light the grass making it silvery, और उसको सिल्वरी कर जा रहा है। या फिर sunrays come streaming, सूरज स्ट्रीम करते हुए आ रहा है डाउन on the valley from the mountain top से आ रहा है। ओके, इस स्ट्रीम का कहने का मतलब ये है कि वो बाढ़ है, फ्लड ऑफ लाइट इज कमिंग। द एक्सप्रेशन स्ट्रीम मीन्स द lucidity of light falling on the valley with the lucidity of water। तो एकदम जो हमारा लाइट है वो एकदम बहुत आराम से, बहुत प्यार से, ल्यूसिडिटी से आ रहा है। ओके, नेक्स्ट लाइन वी हैव इज दे फील द फुल ऑफ लाइट। तो ऊपर से जो सूरज की रोशनी आ रहा है वो पूरी तरह से जितना हॉलो फुल ऑफ लाइट है सबको पूरा लाइट में बदल देता है, पूरा लाइट से कन्वर्ट कर देता है। कहने का मतलब जितना भी हॉलोनेस है, जितना भी वहां पर खाली जगह है, ये दो वैली है, इन दो वैली के बीच में जो खाली जगह है, जो डार्कनेस से भरा हुआ है, उस डार्कनेस, उस हॉलीनेस को फुल ऑफ लाइट कर देता है। कौन? द सनरेज। तो क्या क्या वर्ड है? दे रेफर्स टू द सनरेज। दे अगर पूछेगा कि क्या है तो दे कौन है? सनरेज है। विच इज स्टूपिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन, जो कि ऊपर से आ रहा है माउंटेन टॉप से। द सनरेज फिल अप द वैली स्पेस ऑफ द वैली। तो सनरेज जो है, सूरज की रोशनी जो है पूरा फिलअप कर दे रहा है उस वैली को। This shows that there is no place which is not radiating with sunrays। इससे ये पता चलता है कि कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो सूरज की रोशनी से चौंधिया नहीं रहा है, चमक नहीं रहा है, सब चमक रहे हैं। The poet creates the perfect image of the background of the poem which is full of life। जो लाइफ बैकग्राउंड जो क्रिएट किया है पोएट ने, कैसा बैकग्राउंड किया है? एकदम फुल ऑफ लाइफ, लाइफ से पूरा भरा पड़ा है। अब देखो बैकग्राउंड में अच्छा अच्छा चीज सजा दिए और बीच में कहीं आग लगा दिए। तो यही पोएट दिखा रहा है कि वॉर कितना निर्दयी होता है, कि सब कुछ अच्छा है लेकिन सिर्फ एक चीज अच्छा नहीं है, जो डेथ है। ओके, तो आगे देखते हैं। आगे में नेक्स्ट है अ सोल्जर वेरी। तो पोएट क्या कर रहा था? पोएट अभी तक इधर से उधर रोम कर रहा था। रोम करते करते ही कम्स टू सी दैट देयर इज वैली, देयर इज स्ट्रीम्स, द सन इज कमिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द माउंटेन। एंड व्हेन ही वाज, जब इसी से इनकाउंटर हुआ, फाइनली ही सीज दैट देयर इज अ सोल्जर। उसको क्या दिखा? कि एक सोल्जर है, और सोल्जर क्या कर रहा है? वहां पर लेट रखा है वो। वेरी यंग लाइज ओपन माउथ्ड। तो वो कैसे? मुंह खोलकर सो रहा है। तो ऐसे मुंह खोलकर सो रहा है जैसे कि कोई टायर्ड आदमी, थका हुआ आदमी बहुत गहरी नींद में सो रहा है, ऐसे सो रहा है। तो ऐसे उसको समझ में आ रहा है। तो एक सोल्जर है। अब ये कौन सा सोल्जर है? द पोएट डज नॉट नो, बट ही इज सोल्जर जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्रेसअप की वजह से वो समझ गया है कि ये सोल्जर है और वेरी यंग है। वेरी यंग कहने का मतलब दिस इज नॉट द टाइम ऑफ हिज टू गेट द डेथ। ऐसा टाइम नहीं कि वो डेथ कर जाए। तो अभी ये बात को बाद में वो इनकाउंटर करेगा, क्योंकि वो सारा चीज पोएट ने कब लिखा है? फाइनल स्टेज पर लिखा है, जब सारा कुछ देख लिया। ऐसा नहीं कि लिखते जा रहा था, सारा कुछ देख लिया है, इसके बाद पोएम को क्रिएट किया है। तो यहाँ पर वो एक तरह से हिंट कर रहा है कि उसका ये एज नहीं था कि उस एज में आकर वो मरे। पोएट का एज नहीं था। नॉट पोएट, जो सोल्जर है, तो सोल्जर गेट एन इमेच्योर डेथ। तो सोल्जर को कैसा डेथ मिला है? इमेच्योर डेथ मिला है। एंड दैट ही इज नॉट एबल टू हैव दैट। ऐसा नहीं कि उसको यही मिलना चाहिए था। ही हैज अ लॉन्ग लाइफ टू हैव बट ही कुड नॉट, लेकिन वो कर नहीं सका। तो अब इस लाइन में क्या क्या दिखा रहा है देखो। सेकेंड स्टांजा फोकसेस ऑन सोल्जर्स हु इज वेरी यंग। सोल्जर हमारा क्या है? बहुत यंग है। एंड whom have to spend a mature life। अभी उसको अब मैच्योर लाइफ अभी और जीना है। now he is in immaturity। it seems that the soldier is lying asleep। ऐसा लग रहा है पोएट को कि वो सो रहा है। from far
he can see that the soldier is sleeping just because of the gesture. जो ओपन मुंह करके सो रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो सोने का हो जेस्चर है। जैसे कोई कोई ऐसे मुंह खोलकर सोता है, कोई हाथ पर ऐसे करके सोता है, कोई सिकुड़ कर सोता है, कोई ऐसे रखकर सोता है। तो ये सब जेस्चर है, ये सब हाव भाव है दिखाने के लिए कि कोई कोई ऐसे सोता है। तो यहाँ पर ये जो हाव भाव है पोएट ये दिखा रहा है कि वो सो रहा है रियली में। द बॉडी लैंग्वेज सेज दैट, ये सब क्या है, बॉडी लैंग्वेज है। एंड बॉडी लैंग्वेज सेज दैट द पोएट इज स्लीपिंग नॉट इन डेथ। ओके, the expression open mouth shows that the soldier is sleeping soundly. Okay, open mouth is gesture of body reflects that the sound sleep. Open mouth से ही पता चलता है कि वो क्या कर रहा है, वो सो रहा है। Okay, तो ये line is over. Now come to the next line, that is a pillow made of fun beneath his head. तो जब पोएट ने और उसको करीब से देखा और थोड़ा डिटेल्स में देखकर जाकर देखा और जूम आउट किया तो क्या पता चला, that there is a pillow made of fun. तो वो जब सो रखा है तो उसके नीचे क्या है, एक तकिया है। और वो तकिया किस चीज का बना हुआ है, फर्न का बना हुआ है। और ये फर्न क्या होता है, घास होता है, खर होता है उसका। जब वो गिरा था, जब उसको बुलेट लगा था और गिरा है तो जितना सारा फर्न है वो उसके सर के नीचे क्या बन गया है, पिलो बन गया है, पिलो शेप में आ गया है। एंड दैट्स व्हाई पोएट सीज एंड टेल अस दैट अ पिलो मेड ऑफ फन, एक पिलो है जो फन का बना हुआ है। Beneath his head, उसके कहां पर है, सर के नीचे है। वो डिस्क्राइब कर रहा है कोई इस स्थिति में सो रहा है। That means वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं कि क्या डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस लाइन में और क्या क्या है, there is a pillow beneath the soldier's head to support his head for a sound sleep. ऐसा लग रहा है कि वो जो फन है वो ऑटोमेटिकली उसको सपोर्ट कर रहा है, नींद को दे रहा है। A pillow beneath head is made of fun. पूछेगा कि उसका जो पिलो है वो किस चीज का बना हुआ है, दैट पिलो इज मेड ऑफ नॉट कॉटन, इट इज मेड ऑफ फन। फन का बना हुआ, खर का बना हुआ, ग्रास का बना हुआ है, लेकिन आपको लिखना है क्या, फन का बना हुआ है। जो लैंग्वेज यूज किया गया है दैट वी हैव टू यूज। नाउ इट मीन्स दैट द मदर नेचर इज ऑल्सो शोइंग साइन दैट द सोल्जर इज स्लीपिंग बट इन अ डिफरेंट वे। लेकिन यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि माँ नेचर जो है वो भी दिखा रही है कि वो सो रहा है लेकिन किसी और वे में सो रहा है। और वे में कहने का मतलब जो यहाँ कह रहा है ना, क्या कह रहा था, अब पिलो, ये जो पिलो है तो पिलो क्या दिखाता है, जब कभी भी whenever anyone dies as a respect he has been given what pillow under his head, तो उसको पिलो दे दिया जाता है, उसको उसी वे में विदा किया जाता है जिस वे में कोई सोता है। तो एक खाट दिया जाता है उसको, एक तकिया दिया जाता है, कफन दिया जाता है, कपड़ा दिया जाता है, द लास्ट क्लॉथ जो होता है वो। तो उस तरह से नेचर मदर क्या कर रही है, नेचर मदर उसको डेथ बेड को क्रिएट कर रही है। दिस इज व्हाट, डेथ बेड, एक मरण सैया क्रिएट कर रही है। एंड उसमें कौन सोया हुआ है, सोल्जर सोया हुआ है। दिस इज द रियल मीनिंग हियर, सिंबॉलिकल मीनिंग हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन, दैट इज अस्लीप। तो पोएट को अभी भी समझ में आ रहा है कि अस्लीप कर रहा है, अभी भी क्या कर रहा है, सो ही रहा है। स्ट्रेच्ड इन द हेवी अंडरग्रोथ, और अभी भी स्ट्रेच्ड है, इस तरह से फैला हुआ है, एक हाथ इधर है और एक हाथ, माने पूरा बॉडी जो है फैला हुआ है। ऐसा लगा कि थक कर एकदम से ध्राम से गिरकर वो सो गया है। ठीक है, लद से गिरा है और सो गया है। स्ट्रेच्ड इन द वैली हेवी अंडरग्रोथ। तो अब मीनिंग देख लेते हैं। The poet intentionally repeating the word asleep, तो बार बार पोएट इस बात को रिपीट कर रहा है क्योंकि उसको अभी तक वही समझ में आ रहा है कि वो सो रहा है। ऐसा नहीं कि वो मरा हुआ है, एकदम से नहीं। Because there is no sign of mishappening except only sleeping, सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है कि वो सो रहा है, कोई भी mishappening अभी तक there is no sign। That the soldier body is stressed to show that he is purely sleeping, stressed है ये दिखाने के लिए कि वो पूरी तरह से क्या कर रहा है, सो रहा है। The expression heavy undergrowth is nothing but the natural bed of grass, ये undergrowth पूछेगा कि what is heavy undergrowth, so heavy undergrowth is natural bed of grass on which the soldier is lying, on which the soldier is having a sound sleep, for the soldier which is also made of fun, वो भी किस चीज का बना हुआ है, फन का बना हुआ है। So in this line we have already इतना सारा डिस्कस कर लिए। कम टू नेक्स्ट लाइन में कह रहा है पेल इन इज वार्म, पेल मतलब होता है सैडनेस, येलोइश टाइप का, चेहरे पर चमक अगर चली जाए तो उसको पेलनेस कहते हैं, टायर्डनेस कहते हैं। थक जाने से आदमी का चेहरा कैसा लगता है कि थका थका सा लगता है। तो यहाँ पर जो है उसका चेहरा देखने से ऐसा लगता है दैट ही इज रियली टायर्ड,
दैट ही इज रियली व्हाट, जो उसका चमक है, चार्मिंग लुक है, दैट बोन इन हिज वार्म, वार्म कहने का मतलब अभी भी वो बॉडी में जान है, अभी भी वो अलाइव है। जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर हर आदमी का होता है, तो वो कह रहा है कि अभी भी उसके अंदर वो रक्त बह रहा है, मरा नहीं है। इस वार्मनेस से फिर पोएट दिखाना चाहता है ओनली ही इज पेल बट नॉट डेड, ये बताना चाहता है। ग्रीन सन सोक्ड बेड, और उसका जो मरण सैया है जिस बेड पर सो रहा है वो ग्रीन कलर का है। और सन सोक्ड बेड कहने का मतलब क्या, सूरज का धूप वो सोक्ड करके रखा है, सोक कहने का मतलब अपने अंदर खींच कर रखा है, और इस तरह से उसका ये बेड है। तो क्या क्या लाइनिंग में है, The soldier seems pale, tired, exhausted। जब कभी भी ये पेल का मतलब है तो पेल का मतलब इतना ही है कि वो पेल है, टायर्ड है, एग्जॉस्टेड है, बट हिज बॉडी इज वार्म, लेकिन उसका बॉडी क्या है, वार्म है, विच नाउ नॉट कॉट विद द कफ एंड कोल्ड एंड एनी मिस हैपनिंग, ना तो उसको ठंड लगा है अभी, और ना ही अभी तक ऐसा कुछ मिस हैपनिंग है जो बाद में हमें पता चलेगा। तो नाउ ही इज हैविंग अ साउंड स्लीप। ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड विच इज ग्रीन, वो कैसे बेड पर सो रहा है जो कि ग्रीन है, एंड द बेड हैड ऑलरेडी केप्ट द वार्म हीट ऑफ द सन, और वो बेड जो है वो हीट को अपने अंदर ऑब्जर्व करके रख रखा है, एंड दैट्स व्हाई इट्स ओके। नेक्स्ट, द ग्रीन सन्स ऑफ बेड सिंबलाइजेस द ब्यूटीफुल आइडियलिक पीसफुल सीन ऑफ प्रोटेक्टिव बेड ऑफ नेचर। ये प्रोटेक्टिव बेड ऑफ नेचर है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, कम टू नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि हिज फीट अमॉन्ग द फ्लावर्स, उसका फीट जो है फ्लावर्स के अंदर में है। तो एक तो ऐसा एक सिंपल लिटरल मीनिंग हो गया कि वो जब सो रखा है तो उसके पैर कहाँ पर है, जहां पर पैर है उसी के आसपास में क्या है, फ्लावर्स है। बट सिंबॉलिकली द फ्लावर्स आर गिविंग हिम रिस्पेक्ट। जब कभी भी कोई भी मर जाता है, सो वी गो टू ट्रिब्यूट दैट पर्सन, दैट बॉडी, दैट जो भी हमारा रिलेटिव या कोई भी हो, तो उसको हम लोग फूल माला चढ़ाते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए। हियर द नेचर इज गिविंग रिस्पेक्ट, हियर नेचर इज गिविंग ट्रिब्यूट। कैसे, फ्लावर्स उसके पैर के चारों तरफ है, दैट शोस ओके। सो हिज फीट्स आर अमंग द फ्लावर्स व्हिच इज गिविंग द ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स, को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है थ्रू द नेचर। अगेन द सोल्जर सीम्स स्टिल नाउ एट हिज स्लीप्स, लेकिन अभी भी क्या समझ में आ रहा है कि अभी भी वो क्या कर रहा है, सो ही रहा है, वो मरा नहीं है। Each and every line shows that he is sleeping and sleeping only. Nothing else he is doing. Nothing else. He didn't have met with any incident. कुछ भी incident से नहीं पड़ा हुआ है, मरा हुआ है. Okay. In this line, इस लाइन में कह रहा है his smile is like an infant। जब उसके चेहरे को और गौर से देखा है, so there is a smile on his face। उसके चेहरे पर क्या है, एक मुस्कुराहट है। किसके जैसा, एक बच्चे के जैसा। बच्चे में जो मुस्कुराहट होती है, मासूमियत सा, वैसा ही उसके चेहरे के ऊपर स्माइल है। और उसको बच्चे के स्माइल से क्यों कंपेयर किया है, क्योंकि उस बच्चे में जो मुस्कुराहट होता है कभी भी सेल्फ पॉइंटेड नहीं होता है। लेकिन हम लोग जब कभी भी किसी से मुस्कुराते हैं तो कुछ ना कुछ सेल्फ पॉइंट होता है, कुछ ना कुछ हमारा मकसद होता है, तो हम लोग बहुत मुस्कुरा कर बोलते हैं हाय भाई कैसे हो, ऐसे हो, ऐसा है। तो ये सब कब करते हैं, जब हमें उससे काम लेना होता है, या फिर वो कोई भी आपसे कोई क्यों करता है, कोई ना कोई काम लेना होता है। लेकिन बच्चे लोग मस्ती में रहते हैं, हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, उसको कौन दुश्मन है कौन दोस्त है उससे कोई लेना देना, उसको अपने से मतलब है, मजा होने से मतलब है। तो उसके चेहरे पर जो स्माइल है, ये स्माइल जो है किसके जैसा है, इन्फेंट्स के जैसा है। इन्फेंट्स का स्माइल कैसा होता है, जेंटल होता है, विदाउट गाइल होता है। जेंटल कहने का मतलब बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही चार्मिंग होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। विदाउट गाइल कहने का मतलब उसमें डिसलॉयलिटी का कोई पार्ट होता ही नहीं है, डिसलॉयल होता ही नहीं है, उसमें क्राफ्टीनेस नहीं होता है, चालाकीपन नहीं होता है, विदाउट गाइल होता है। ओके, नाउ कम टू द लाइन बाय लाइन। एक एक बात क्या समझाया है। देयर इज अ स्माइल ऑन द फेस ऑफ द सोल्जर्स एंड देयर इज नो गाइल ऑन इट, कोई भी गाइल नहीं है, कोई भी डिसलॉयलिटी नहीं है। द स्माइल ऑफ द सोल्जर इज कंपेयर टू द स्माइल ऑफ द, ओके ये बात हम लोग ने पढ़ लिया। ओके, द सोल्जर्स स्माइल इज सो इनोसेंट, इतना इनोसेंट है, प्योर है, एंड विदाउट एनी डिसेप्शन, कोई धोखेबाजी नहीं है, जैसे एक बच्चे के पास होता है वैसे ही है। द लाइन सिंबलाइजेस, ये लाइन सिंबलाइज करके हम लोग को ये बता रहा है, संकेत करके, दैट द सोल्जर इज नॉट गिल्टी
बट ही इज द विक्टिम ऑफ द फ्यूटाइल वॉर। ये लाइन हमें ये भी बता रहा है कि उसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी वो मरा पड़ा है। इस युद्ध को लाने में एक सोल्जर का कभी भी कोई भी हाथ नहीं होता है, ना पैर होता है, बट वो अपना सारा कुछ खो देता है। इज नॉट गिल्टी बट ही इज द विक्टिम ऑफ द फ्यूटाइल वॉर विच स्नैच हिज इमेच्योर लाइफ। उसके इमेच्योर लाइफ को स्नैच कर लिया है, वो अभी मैच्योर भी नहीं हुआ, परिपक्व भी नहीं हुआ, पूरा जीवन जिया भी नहीं है। सच कंपेरिजन इधर विथ लाइक और एज इज कॉल्ड सिमिली। जब कभी भी हम लोग लाइक और एज करके किसी से कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पर किया गया है लाइक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिमिली कहेंगे। ओके, ये फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट कह रहा है नेचर की फिल्म वॉर्म। तो पोएट अब नेचर को थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा है, एक इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि प्लीज आप इसको क्या करो, आप इसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करो। क्यों? क्योंकि ठंड का मौसम है, कहीं ऐसा ना हो कि इसको कफ एंड स्नीजिंग हो जाए। एंड दैट्स व्हाई पोएट इज गिविंग इंस्ट्रक्शन, गिविंग रिक्वेस्ट ही मे कैच कोल्ड, कि उसको कहीं ऐसा ना हो। द पोएट इज हियर रिक्वेस्टिंग द नेचर टू protect the soldier's body warm just because he is lying under the open sky and the season is also winter season, and that's why poet is saying this कि आप नेचर क्या करो, इसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करो so that he may not catch with cough and cold. The poet fears that the soldier may catch हो, उसको डर है कि सोल्जर्स को क्या हो सकता है, लग जाए, ठंड लग जाए, कैच होने लग जाना, बिकॉज ही इज स्लीपिंग इन एन ओपन एयर एरिया, ओपन अंडर ओपन स्काई। अगेन द पोएट सजेस्ट हिज रीडर्स दैट द सोल्जर इज स्लीपिंग ब्लिसफुली। अभी फिर हम लोग को ये कहना चाहता है कि वो सोल्जर कैसे सो रहा है, आराम से सो रहा है। कोल्ड हियर सिंबॉलिकली डेथ। अभी कोल्ड जो है ये भी सिंबल कर रहा है कि ये डेथ के ऊपर रेफर कर रहा है। नेचर इज पर्सोनिफाइड, नेचर को यहाँ पर्सोनिफाइड किया गया एज अ ह्यूमन बीइंग। नेचर को कहा गया कि प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज आप इससे क्या करो, प्रोटेक्ट करो, तो उसको आदमी के तौर पर दिखाया गया है। कभी भी कोई भी नेचर बीइंग को कहा जाएगा कि नॉन लिविंग बीइंग को अगर लिविंग बीइंग के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा तो उसको पर्सन का कोई सा भी कैरेक्टर किसी के अंदर दे देना, वो क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे मैं कहूँ कि मोबाइल में आंख है, जो कैमरा है, तो कैमरा को मैं क्या कह रहा हूँ, आंख किसके पास होता है, हम लोग के पास, तो ह्यूमन कैरेक्टर दे देने से ही वो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर नेचर को क्या कहा गया है कि आप उसको प्रोटेक्ट करो, तो वो ह्यूमन बीइंग हो गया। हु इज टू एज्यूम द रोल ऑफ अ केयर टेकर फॉर द स्लीपिंग सोल्जर, जो कि वो केयर टेकर का क्या काम कर रहा है कि उसको क्या करे, प्रोटेक्ट करे। ओके, नेक्स्ट लाइन वी हैव इज द हमिंग इंसेक्ट्स डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट। तो हमिंग इंसेक्ट्स जो है, अब क्या है, पोएट को क्या दिखा है कि उसके कान के पास जितने सारे इंसेक्ट्स है वो बज कर रहे हैं, भनभना रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सोए जा रहा है। Only reason, the literal reason is that he is sleeping soundly. एक तो बहुत गहरी नींद में सो रहा है, ऐसी लिटरल मीनिंग, लेकिन डीपर में क्या है कि वो जो है रियली में डेथ है। So the humming insect don't disturb his rest. The insects there in the valley are humming about and around the soldiers. Soldier के कान के आसपास में। The soldier's rest is deep, that इतना डीप है that the humming sound of the insect don't disturb soldiers blissful rest. उसके रेस्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो दोनों मतलब मैंने बता दिया, एक सिंबॉलिकल और एक जो लिटरल मीनिंग है। ओके, नाउ नेक्स्ट दिस लाइन shows that he sleeps one hand on his breast. तो ये कैसे सो रहा है, उसका एक हाथ जो है कहां पर है, he sleeps in sunlight, सनलाइट में सो रहा है। वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट, एक हाथ जो है उसके छाती के ऊपर है और एक हाथ फैला हुआ है। तो ये देखो, सनलाइट को भी बताया गया है कि सूरज के धूप में सो रहा है। यही सूरज के धूप को थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब किया था कि वो जो सूरज का धूप है सब चीज को वाइब्रेंसी दे रहा है, सब चीज को जीवन दे रहा है, बट हियर फेल्स टू गिव लाइफ टू द सोल्जर। द यंग सोल्जर इज asleep at the peace, बहुत आराम से सो रहा है, इन द सनलाइट विथ वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट। अब ये भी सोने का ही एक क्या है, प्रक्रिया है, जेस्चर है। द सनलाइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पोएम इज वाइब्रेंट, बहुत वाइब्रेंट था सूरज शुरू में पोएम के। इनहेंस द लाइफ और लाफ्टर इन द सराउंडिंग्स ऑफ वैली, वैली के सराउंडिंग्स में पूरा जीवन भर रहा था हमारा सूरज जो है। लेकिन
The soldier here sleeps in the sunlight without any vibrancy of life. लेकिन वो मरा ही पड़ा है, निर्जीव पड़ा है, उसमें कोई जान नहीं भर पा रहा है। कौन? सूरज, जो थोड़ी देर पहले सब चीज में जान भर दे रहा था। लेकिन here the sun fails to give life to that. The expression one hand on his breast indicates that the soldier's gesture that shows his blissful rest. तो ये जो एक हाथ उसके छाती के ऊपर है, वो क्या दिखा रहा है? वो ये दिखा रहा है कि वो सो रहा है। ओके, अब ये देखो, ये लास्ट लाइन है, एंड दिस लास्ट लाइन इज वाइटल लाइन। इन दिस लाइन ही सेज दैट एट पीस द सोल्जर इज रियली ब्लिसफुल रेस्ट में, साउंड रेस्ट में है। लेकिन वेन एवर ऐसा वो जैसे देखता है और कहता है, वो इसी कहता है, इन हिज साइड देयर आर 2 रेड होल्स। उसके पसली के आसपास में जो है 2 रेड होल्स है, और वो 2 रेड होल सिंबल करता है कि वो बुलेट वुंड्स है, एंड द बुलेट वुंड्स रेफर्स टू डेथ। वो डेथ के तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो पोएट को एंड रीडर्स को बहुत हीट आता है, बहुत एंग्री एंड नॉयड हो जाता है कि कैसा दुनिया है, अभी तक सब कुछ ठीक था, अचानक से मरा पड़ा है, और किसके वजह से? वॉर की वजह से। दैट मीन्स वॉर इज 100% फ्यूटाइल, मीनिंगलेस, पर्पसलेस। द एक्सप्रेशन, अब इसमें क्या क्या है देखो। The expression at peace represents the blissful sleep of the soldier. अभी तक उसको यहीं तक क्या पता था? सो ही रहा है। And the last line, sudden discover the death of the soldier. ये sudden discover जो है, ये अचानक से डिस्कवर हो गया है, सब कुछ अचानक, और थोड़ा क्लोज में गया होगा तो उसको पता चल गया कि ये तो मरा पड़ा है, बुलेट्स है, और सब कुछ दिख रहा था कि सो ही रहा है। The 2 red holes indicates 2 bullets. जो 2 red holes है, 2 bullets को इंडिकेट कर रहा है, from which the soldier bled out. खून बह बह के मर गया, एंड द लीडिंग टू हिज डेथ, और इस तरह से उसका मौत हो गया। द डिस्कवरी ऑफ डेथ ऑफ सोल्जर इज फ्यूटाइल। और ये जो डिस्कवरी है, उसका जितना सोच था कि ऐसा है वैसा है, सो रहा है, वो सारा का सारा बेकार हो गया, और यही है फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। एंड द थीम ऑफ द पोएम इज इनहेरेंट फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। पूरी तरह से 100% निरर्थकता है, मीनिंगलेस है, पर्पसलेस है। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, ये हम लोग राइम स्कीम डिस्कस कर ले। यहाँ पर ये ABCB नहीं होगा, DEFE है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने ये पोएम को देखा। इस पोएम का पोएट का जो मैसेज है सिर्फ एक ही है कि वॉर जो है नोज ओनली टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय एंड डिस्ट्रॉय। इट नेवर कैन रीस्टोर द डिस्ट्रक्शन डन बाय इटसेल्फ। उसके द्वारा जो डिस्ट्रॉय किया गया है, ये कभी भी पीस को रीस्टोर नहीं कर सकता है, ये किसी भी चीज को मेंड नहीं कर सकता है, ये हर चीज को नोज ओनली टू डिस्ट्रॉय। एंड दैट्स व्हाई वॉर इज 100% फ्यूटाइल, बेकार है, मीनिंगलेस है, पर्पसलेस है। एंड दैट्स व्हाई पोएट जो है कहना क्या चाहता है, अस्लीप इन द वैली का मैसेज क्या है? वॉर इज नेवर कैन बी ऑन डिमांड। कभी भी फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। इट नेवर कैन बी इन द ऑप्शन में भी नहीं होना चाहिए। वॉर तो होना ही नहीं चाहिए, पोएट ऐसा कहना चाहता है। और इसका जो इमीडिएट विक्टिम्स है वो सोल्जर्स है। तो वॉर कंट्री टू कंट्री कर रहे हैं, मर रहे हैं पीपल, आखिर क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? पोएट ऐसा ही क्वेश्चन करना चाहता है। चलिए ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, सोचो समझो, और इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर लो, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।